AKTU के सभी जाबाज योद्धाओं का मैं शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपके इस संघर्ष में आपका साथ देने का वायदा लिए मैं लेकर आई हूं टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 2 का वन शॉट। अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं या आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो भी आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रायोरिटी सेट करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कैसे कीवर्ड पर फोकस करके आप अपने आंसर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप चार्ट्स का यूज़ करके अपने आंसर को ऑटो रीडेबल बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स में कौन कौन सी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो CV एंड रिज्यूमे राइटिंग है, इंटरव्यू स्किल्स है, ग्रुप डिस्कशन है, इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का क्वेश्चन भी 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट में सेकंड प्रायोरिटी पर रखना चाहूँगी। राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th प्रायोरिटी पर इसे सेट करेंगे। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग B सेक्शन में आ सकता है। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं यूनिट 2 में 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डिफाइंड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन। व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट लेक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिज्यूमे CV, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, डिफाइन इंटरव्यू, क्लियर द टर्म SOP। अब आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू ड्राफ्ट CV, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस एंड स्टेप्स टू प्रिपेयर CV। रिज्यूमे एंड CV में डिफ्रेंशिएट करा सकता है। SOP लिखना है MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। एक्सपर्ट लेक्चर क्या है, हाउ वुड यू राइट एंड प्रेजेंट एन एक्सपर्ट लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में डिफ्रेंशिएट करा सकता है। हाउ वुड यू ड्राफ्ट ए पेपर फॉर ए सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बॉन्ड्स इन इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, ये सेकंड प्रायोरिटी पर रखूंगी। व्हाट इज़ एन इंटरव्यू, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू आर देयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू अपीयर एन इंटरव्यू। तो मैं अगर बताऊँ आपको, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। देखिए, अगर हम सिलेबस पर नज़र डालें तो इफेक्टिव प्रोफाइलिंग का क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पर चला जाएगा। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर चला जाएगा। 4th प्रायोरिटी पर मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रखा है। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर को 3rd प्रायोरिटी पर रखकर चलूँगी। और उसके बाद देख लीजिएगा CV एंड रिज्यूमे राइटिंग। अब देखिए, CV और रिज्यूमे देखने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं दोनों। CV क्या होता है, अगर हम CV को फुल फॉर्म बताएं इसकी, ये जो CV एब्रीविएशन है, संकेताक्षर है, वो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड के करिकुलम वटाई से लिया गया है, जिसका अगर ट्रांसलेट करा जाए तो इसका ट्रांसलेट निकलता है द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का पूरा कोर्स। तो CV जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन होता है, एक बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन होता है हर उस चीज़ को जो हमने कभी भी की है। वी हैव एवर डन, जो हमने कभी भी की है। वी हैव एक्चुअली अर्नड, जो हमने एक्चुअली में अर्न किया है, कमाया है, फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं बल्कि अपने जीवन में, प्रतिभाओं के टर्म्स में, अचीवमेंट के टर्म्स में, रिवार्ड्स अवार्ड्स के टर्म्स में, ग्रांट्स के टर्म्स में, एंड बहुत सारी क्वालिफिकेशन डिग्रीज़ के क्रम में और बहुत सारी रिस्पेक्ट्स में। इट कंटेन्स ऑल द अचीवमेंट्स, जैसे कि बात करते हैं अचीवमेंट आते हैं इसमें हमारे पार्टिसिपेशन आते हैं, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेशन इन लिटरेरी एक्टिविटीज़ लाइक डिबेट, डेक्लेमेशन, है ना। पब्लिकेशन आते हैं इसमें हमारे, कितने बुक, कितने जर्नल, कितने पेपर हमने पब्लिश करे जिसमें हमारा नाम छपा हो। तो इस तरह से CV जो है वो इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है। और कुछ ना याद हो आपको तो ये कीवर्ड याद रखना, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है हमारे सारे अचीवमेंट का, पार्टिसिपेशन का, पब्लिकेशन का। इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है जो हमारे कैरियर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप बताता है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस CV कैन रेंज फ्रॉम 2 to 8 पेजेस। आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हुए आपका CV 2, 3, 4 या 8 पेजेस का भी हो सकता है। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल का बनेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस 10+ ईयर्स का है तो फिर ये 8 पेजेस तक बढ़ सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस 15 ईयर आपने बहुत कुछ कमाया है, बहुत सारे आपके अचीवमेंट, अवार्ड, ग्रांट्स वगैरह रही होंगी। अब आता है कि व्हाट टू इंक्लूड इन ए CV में इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा नाम आना चाहिए। CV मैंने आगे ड्राफ्ट भी करा है सैम्पल में। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, प्रोफेशनल टाइटल, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
क्वालिटी मैनेजर हैं, ये सब आपका टाइटल में आ जाता है। समरी और ऑब्जेक्टिव आपका पूरी लाइफ का कैरियर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, रिसर्च इंटरेस्ट आ जाते हैं आपके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं। स्पेशलाइजेशन में जैसे आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपको किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो वो। इसके बाद अगला आता है हमारा, ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट हो गया। फर्स्ट सेगमेंट में हमारी ये सारी चीज़ें आएंगी। सेकंड सेगमेंट में पब्लिकेशन आते हैं जो एकेडमिक पेपर्स में, जर्नल्स में या बुक्स में कहीं भी हो, जैसे टीचिंग और लेक्चरिंग एक्सपीरियंस, गेस्ट लेक्चरिंग। मान लीजिए आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग कहीं पर की लेक्चर स्पीकर आप बने हैं, गेस्ट लेक्चर आपने दिया है, तो वो सब आते हैं, है ना। वर्किंग एक्सपीरियंस आता है आपको, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, एफडीपी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड एमडीपी का मतलब होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपकी क्या प्रतिभागिता रही, आपने कितने एमडीपीज़ ऑर्गेनाइज कराए, एफडीपीज़ ऑर्गेनाइज कराए, कितने में आपने खुद पार्टिसिपेट करा। कोर्सेज, एनपीटीईएल, कोर्सेरा, निपम, सिपम, ये बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, इनके माध्यम से आपको भी, मैं तो कहूँगी कि आप अगर टाइम मिलता है अब एग्ज़ाम के बाद, तो आप भी कोई ना कोई कोर्स, शॉर्ट टर्म के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो निपम, सिपम, एनपीटीईएल कराता है, और बाद में बाकायदा ग्रेडिंग करके आपको मार्क्स आपके बताए जाते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये भी आपको मेंशन करने होते हैं, आपकी जो स्किल्स है वो मेंशन करने होती हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन क्या रहे, लिटरेरी एक्टिविटीज़ यानी कि डिबेट और डेक्लेमेशन आदि में आपके क्या पार्टिसिपेशन रहे, वो आपको बताने होते हैं। सर्टिफिकेट अचीव्ड, ग्रांट और फेलोशिप अर्नड, आपके किसी प्रोजेक्ट पर अगर कोई ग्रांट मिली है भारत सरकार से या किसी सेमी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एजेंसीज से, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। तो ये दोनों सेगमेंट हैं, इसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। आते हैं अब रिज्यूमे क्या होता है। देखिए, सीवी तो एक डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट था, मैंने बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन था, इन डेप्थ डॉक्यूमेंट था, जो आपकी कैरियर जर्नी को स्टेप बाय स्टेप बताता है। अगर हम लेकिन रिज्यूमे की बात करें तो ऑन द कंट्रेरी ये जो है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट होता है, जो स्पेसिफिक जॉब को के लिए अप्लाई करने के पर्पज़ से आप क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। अगर हम एक अच्छा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस दैट वी नीड टू फॉलो वाइल ड्राफ्टिंग आवर रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे को बहुत शॉर्ट रखना है। बहुत शॉर्ट का मतलब बेकार की बातें हमें यहाँ नहीं करनी है। वी नीड नॉट टू बीट अबाउट द बुश, वी नीड नॉट टू एक्सएग्रीगेट, वी नीड टू डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड वी नीड टू मेक इट प्रिसाइज एंड क्रिस्प। हमें इसे यहाँ पर क्रिस्प बनाना होता है, प्रिसाइज बनाना होता है, शॉर्ट बनाना होता है। इन केस इफ़ यू आर ए फ्रेशर, योर रिज्यूमे शुड बी ऑफ 1 and 1.5 पेज अप्रॉक्सीमेटली इन मैक्सिमम। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपका रिज्यूमे जो है 1.5 पेजेस का हो जाता है। अगर आपको 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो यू कैन मेक इट 2 to 3 पेजेस। रिज्यूमे इज़ यूजुअली एक्कम्पनीड बाई ए कवरिंग लेटर। रिज्यूमे कभी भी अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ कवरिंग लेटर भी अटैच किया जाता है। गुड रिज्यूमे हाईलाइट्स स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस यू हैव मेड ड्यूरिंग योर स्टूडेंटशिप इन योर प्रीवियस वर्क। एक अच्छा रिज्यूमे आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को बताता है जो आपने या तो अपने स्टूडेंट काल में किए हैं या अपने प्रीवियस वर्क जर्नी में करे हैं। It also showcases how your different skill can be useful for the position you are applying to। ये भी शोकेस करता है, ये भी बताता है कि किस तरह से आपकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो आपकी इस पोजीशन के लिए सूट कर रही हैं, उस पोजीशन में यूटिलाइज की जा सकती हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आता है व्हाट टू इंक्लूड इन ए रिज्यूमे। रिज्यूमे में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए, रिज्यूमे में फुल नेम आना चाहिए, जॉब टाइटल, जॉब नेम ऑफ द पोजीशन, जैसे वही असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, क्वालिटी मैनेजर या जो भी आप कर रहे हैं उस पोस्ट का टाइटल आना चाहिए, जैसे ये वाले टाइटल हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। रिज्यूमे की समरी यानी कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन की टेबल होती है। रेलिवेंट स्किल्स जो आपकी जो वर्क जर्नी है उससे रिलेटेड रेलिवेंट स्किल्स, जैसे जावा, आप अगर CS के स्टूडेंट हैं तो जावा, C++, HTML, पाइथन। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो AutoCAD वगैरह, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर, जहाँ पर जो भी आपने एडिशनल स्किल्स अर्न की हैं वो आपको, टेक्निकल स्किल्स जो अर्न करी हैं वो आपको यहाँ पर बतानी होती हैं।
पर्सनल डिटेल्स का कॉलम होता है जहाँ पर इंटरेस्ट, हॉबीज़, डीओबी, नेशनलिटी, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, लैंग्वेजेस नोन और इसी तरह की छोटी मोटी डिटेल्स आती हैं। इसके बाद एक और आता है, वो है रेफरेंसेस का सेक्शन। इसमें आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक से अगर आपका अच्छा रेफरेंस है तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना होता है। आइए देख लेते हैं कि रिज्यूमे एक्चुअली में कैसा बनता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट लाइन में अपना नाम लिखना है। 2 लाइनें, ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है ये एड्रेस लाइन होती हैं। और देखिए AKTU इस समय बहुत सख्त है तो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको अपना जीमेल एड्रेस लिखना है, लेकिन ऐसे क्रॉस लगा के लिख देंगे। यहाँ फ़ोन नंबर लिखा जाता है, वो भी क्रॉस लगा कर लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो है लेफ़्ट हैंड साइड में आपका राइट हैंड साइड में आपका जो है फ़ोटो का एक ऑप्शन होता है, फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। मैंने रिज्यूमे में भी बताया था और CV में भी आपको लिखना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रहकर किस दृष्टिकोण से काम करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल अर्निंग ही हमारा टारगेट नहीं है बल्कि कुछ और भी हमारा टारगेट होता है, तो वो लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक साधारण सा लिख दिया है, आप कुछ और इम्प्रोवाइजेशन करके लिखिएगा और इनबॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि क्या कुछ आप लिखना चाहते हैं। टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एसेट, मैं अपने आप को एक एसेट के रूप में, एक पूंजी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, संपत्ति के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, एक जैम के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ से मैं एसोसिएट रहूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ माई हार्डवर्क, कैसे मैं पूंजी बनूँगा, अपने हार्डवर्क के माध्यम से, अपने पोटेंशियल के माध्यम से, अपनी लॉयल्टी, वफादारी के माध्यम से, डेडिकेशन के माध्यम से और अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी लॉयल्टी के माध्यम से। अब आता है अगला सेक्शन आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। 1 लाइन का यहाँ पर गैप दीजिएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मेंशन करने के लिए यू नीड टू मेंटेन ए वेरी नीट एंड क्लीन टेबल, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई है स्टैंडर्ड और कोर्स, उसके बाद वो ईयर जिसमें आपने वो पर्टिकुलर कोर्स किया है, फिर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी थ्रू विच यू हैव डन दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफर्ड एंड देन देयर कम्स परसेंटाइल। तो देखिए आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना होगा। बीटेक मान लीजिए आपने 2004 में किया है, वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। APJ AKTU लखनऊ से किया है, CSC से करा है, मैकेनिकल से करा है ना, EC से करा है, जो भी है परसेंटाइल लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट लिखना है, 4 साल का पीछे का ईयर डालकर, ICSC, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, PCM। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं या तो PCB या PCM डाले जाते हैं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ PCM डालना उचित समझा है। इसके बाद परसेंटाइल का कॉलम होता है। फिर देखो हाई स्कूल, इसमें ईयर और यहाँ पर भी बोर्ड, ये दोनों बोर्ड अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बार हम हाई स्कूल किसी बोर्ड से करते हैं और इंटरमीडिएट में कोई और बोर्ड में स्विच कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में जनरलाइजेशन होता है, ऑल सब्जेक्ट लिखना सही रहता है। यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। अब आता है ट्रेनिंग ऑप्ट, आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की, मिनिमम 15 दिन की और मैक्सिमम 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो आप इनमें से कोई भी ड्यूरेशन देख लेंगे। हैड अंडरगॉन 1 मंथ समर ट्रेनिंग। और देखिए अब आपको पता चल रहा है कि रिज्यूमे में हमें लिखना क्या क्या है। तो लिखेंगे तो आप तभी जब आप करेंगे। तो मेरा और आपका जो गेटवे क्लासेस है वो हमेशा यही कहता आया है कि आप अपना देखिए कई कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको अपना कैरियर खुद बनाना है ना। यू आर द मेकर ऑफ़ योर लाइफ योर सेल्फ, आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। तो आप अपनी ट्रेनिंग वगैरह करने पर ध्यान दीजिए, चाहे फर्स्ट ईयर हो आपका या सेकेंड ईयर हो। ऑब्वियसली यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, तो इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द हाई टाइम व्हेन यू नीड टू डेलिब्रेट ओवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो बहरहाल हैड अंडरगॉन 1 मंथ समर ट्रेनिंग विद HCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, है ना। हैड अंडरगॉन का मतलब गुजरा हूँ, तो ये अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा, नया वर्ड है। हैड डन की जगह हमने अंडरगॉन लिखा है। हैड अंडरगॉन 15 डेज ट्रेनिंग विद एपवर्स टेक्नोलॉजीज गुड़गांव। आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप हमें बताइएगा, इंटर्नशिप के लिए हमें बताइएगा। हम गेटवे क्लासेस के साथ मिलकर आपको इंटर्नशिप भी करवाने के पर ध्यान देंगे। एक्सपीरियंस में अप्लाइंग एज ए फ्रेशर भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। ऑब्वियस है कि आप अभी निकले हैं तो आप यही लिखेंगे। की स्किल्स कॉम्पिटेंसी इन जावा एंड C++। कॉम्पिटेंसी है आपको, योग्यता है, महारत है आपको जावा में, C++ में। स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही लिख दिए हैं, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे लिखिएगा। स्ट्रेंथ में हार्ड वर्किंग हैं आप, लॉयल हैं आप। आई एन्जॉय वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, आई एन्जॉय वर्क, है ना।
मैं वर्क को एंजॉय करता हूँ एंड फुल स्टॉप ऑन सम न्यू वर्किंग ऑन, यहाँ पर लिख लीजिए वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज़ माई पैशन। नए प्रोजेक्ट पर काम करना मेरा पैशन है, मेरा एम्बिशन है। आई नेवर चीट विद पीपल, ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि मैं कभी भी लोगों को चीट नहीं करता, है ना, लोगों को धोखा डिसीव नहीं करता, चीट नहीं करता, डिसीव नहीं करता, धोखा नहीं करता। वीकनेस भी आपको देखा ऐसी लिखनी होती हैं जो कहीं ना कहीं संस्थान के उसमें जाएं, क्या कहते हैं, फेवर में जाएं। आई एम होम सिक, ये लिख सकते हैं, कोई नहीं। आई एम एग्रेसिव, अब एग्रेसिव में उग्र हूँ तो काम करने के लिए भी मैं उग्रता दिखाता हूँ। आई एम इमोशनल टू सम एक्सटेंट, मैं किसी सीमा तक, कुछ सीमा तक भावुक हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम आ जाएगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लैंग्वेजेस नोन, लैंग्वेजेस है ये। ब्लड ग्रुप आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है वैवाहिक स्तर, वैवाहिक स्तर आपका कैसा है। हॉबीज़ में आप 2 हॉबीज़ लिखेगा, गार्डनिंग, मेरी जैसे गार्डनिंग है, रीडिंग बुक्स। लेकिन जो भी आप लिखें एक्चुअल लिखेगा और उसके बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि रिज्यूमे से ही आपके क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर। यहाँ पर डिक्लेरेशन का कॉलम आएगा लास्ट में। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग इज़ हिडन और केप्ट सीक्रेट। मैं यहाँ ये डिक्लेयर करता हूँ कि सारी डिटेल्स जो भी मैंने ऊपर दी हैं वो ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हैं और मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है, किसी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं किया है, तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किया है ना, और कुछ भी चीज़ें सीक्रेट नहीं रखी हैं। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम, यहाँ पर ये, और सिग्नेचर में यहाँ पर ऊपर सिग्नेचर आ जाते हैं, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। सॉरी, ये नहीं आएगा, नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे पूजा का रिज्यूमे है तो पूजा अपना नाम लिख देगी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। तो अब आता है इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इंटरव्यू वर्ड को अगर डिफाइन करें तो ये 2 वर्ड से लिया गया है और दोनों ही वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं। एंट्री ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन, ऐसे आप बनाना, एंट्री ग्रीक वर्ड है ये और इसका मतलब क्या है, बिटवीन। वियॉर्क लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू सी, टू सी का मतलब होता है मिलना या देखना। इंटरव्यू का मतलब है टू सी ईच अदर फॉर प्रोफेशनल पर्पस, एक दूसरे को मिलना या एक दूसरे से को देखना प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए। इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है, एक ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग है जिसमें हर चीज़ें पहले से तय होती हैं, ऐसी चीज़ों को हम स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, जिसमें एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछता है जबकि दूसरा पार्टिसिपेंट आंसर देता है क्वेश्चन का। गैरी डेस्लर की डेफिनेशन को ही ज़रूर ऐड ऑन कर लीजिएगा। इंटरव्यू एक 2 वे इंटरैक्टिव प्रोसेस है, दोनों तरफ से चलने वाला इंटरैक्टिव प्रोसेस है, विच इज़ डिज़ाइंड, विच, ये देखिए 2 पार्ट में करके कर लीजिएगा, विच इज़ डिज़ाइन, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जॉब्स अवेलेबल टू एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास जो भी जॉब्स, जो भी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब हैं, क्या है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब हैं, उनके लिए बेस्ट पर्सन का चुनाव करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक 2 वे इंटरैक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो इसके डुअल पर्पसेस हैं, इसके पर्पस एम्प्लॉयर के लिए भी हैं और एम्प्लॉई के लिए भी हैं। एम्प्लॉयर के लिए भी इसके पर्पस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं और एम्प्लॉई के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसके डुअल पर्पसेस हैं। एम्प्लॉयर की अगर बात करें तो देखिए एम्प्लॉयर के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होता है कि इतनी भीड़ में से अपने संस्था के लिए उपयुक्त व्यक्ति का, सर्वोपरि व्यक्ति का चुनाव करे। तो एम्प्लॉयर के लिए जो जॉब इंटरव्यू के पर्पस हैं वो क्या है, सेलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, जॉब के लिए बेस्ट पर्सन का चुनाव करना, और फिर एक बार जब चुनाव हो जाता है तो उस पर्सन को अलॉट करना प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉपर डिपार्टमेंट जो सूटिंग बेस्ट टू द प्रोफाइल, जो उसकी प्रोफाइल को बेस्ट सूट करता हो, जो उसके इंटरेस्ट को बेस्ट सूट करता हो। तो ये तो दोनों पर्पस हैं एम्प्लॉयर के लिए। अब आते हैं एम्प्लॉई के लिए, इसके क्या पर्पस हैं। तो देखिए आपके लिए ये पर्पस है कि आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है जो आपकी स्किल्स को, आपके पोटेंशियल को सूट करे, जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो सके, जहाँ पर आप अपनी स्किल्स को बेस्ट इनकलकेट कर सकें, एम्प्लॉय कर सकें और उनसे बेस्ट उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। टू एग्जिबिट द ओवरऑल पर्सनैलिटी, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी की एग्जिबिट करना, प्रदर्शनी करना, यानी कि उनको बेचना, सेल करना, यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं, है ना, और एक्स्ट्रा स्किल्स को दिखाना। टू सर्च एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश करना जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ स्टैग्नेशन नहीं है, जहाँ रुकावट नहीं है, जहाँ कॉन्टिन्यूशन फ्लो में आपको आगे भी ग्रोथ मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी का एनहांसमेंट होगा, आप नई चीज़ों को अपडेट करेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे।
टू सीक एन ऑर्गेनाइजेशन, सीक का मतलब भी सर्च करना होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सीक करना, सर्च करना जहाँ वर्किंग कंडीशन गुड हो, जहाँ पर एनवायरनमेंट जो है हेल्दी एनवायरनमेंट हो, है ना, हेल्दी एम्बियंस हो। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम जनरल पर्पसेस, इन दोनों पर्पसेस के अलावा कुछ जनरल पर्पस हैं, जैसे कैरियर गोल्स को दिखाना। आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाने का शौक है तो मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आता है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, इतना भी लिखेंगे तो पर्याप्त है। टू डिस्कस प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट का मतलब भी उपलब्धियाँ होता है। टू नो एंड अंडरस्टैंड, ये देखिए नया पॉइंट आ गया, टू नो एंड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को जानना और समझना। फिर ये अगला पॉइंट आ गया नया, सैलरी और अदर पर्क्स के बारे में डिस्कशन करना, लेकिन ये चीज़ इंटरव्यू के लास्ट राउंड में होती है, HR राउंड। विज़न, मिशन, टर्म्स कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन को जानना और समझना और डिस्कस करना है। तो ये तीनों पॉइंट नए हैं, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इंटरव्यू स्किल्स, टू अपीयर इन एन इंटरव्यू एंड टू विन इट रिक्वायर सर्टेन स्किल्स। अगर आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है और इसमें जीत कर निकलना है तो यू नीड टू इनकलकेट इन योर सेल्फ सर्टेन स्किल्स, और इन सर्टेन स्किल्स को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। स्किल रिक्वायर्ड बिफोर द इंटरव्यू, है ना, स्किल कौन कौन सी ऐसी हैं जो बिफोर द इंटरव्यू चाहिए होती हैं, स्किल जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू चाहिए होती हैं, और स्किल जो आफ्टर द इंटरव्यू चाहिए होती हैं। तो इन्हीं सारी स्किल्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। देखिए, स्किल्स रिक्वायर्ड बिफोर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू स्किल्स बिफोर यू अपीयर द इंटरव्यू, आपको ये स्किल्स चाहिए होती हैं। पहली आती है इसमें सेल्फ प्रिपरेशन की। देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मेंटली प्रिपेयर होने में आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ की लिस्ट बनानी है, अपने अचीवमेंट, एकम्प्लिशमेंट का लिस्ट डाउन करना है ना, जिन पर आप प्राउड कर सकें, अपनी जॉब एक्सपीरियंस, अपने प्रोजेक्ट जो भी आपने करे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी तक आपको मिली हैं, जिनके बारे में अभी तक आप भूले हुए थे कि मैंने तो अरे मैंने तो ये भी करा है, अरे मैं तो क्लास का मॉनिटर भी रहा हूँ, अरे मैंने तो फ्रेशर भी ऑर्गेनाइज कराई है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट ऑन करनी होंगी, है ना। फिर रिसर्च, दूसरे स्टेप पर आपको रिसर्च करनी है। ये सब हम वो बता रहे हैं जो बिफोर गोइंग अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू यू नीड टू बी हैविंग इन योर पर्सनैलिटी। सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। रिसर्च, अब आपको कंप्लीट रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी में आपने इंटरव्यू के लिए कॉल आया है आपका, उसके प्रोडक्ट, वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसकी क्या क्या सर्विसेज देती है वो, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, उसका कल्चर क्या है, उसका मिशन और विज़न क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, उसका मार्केट शेयर प्राइस क्या है, अचीवमेंट क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है ना। और इसी तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है अगर आप लेकर जाएंगे तो यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे इंटरव्यूअर की आंखों में। उससे ये पता चलता है कि हाउ मच सीरियस यू आर फॉर द पर्टिकुलर जॉब, हाउ मच एंथुसियास्टिकली यू आर इंटरेस्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। आप केवल इंटरव्यू देने नहीं आए हैं बल्कि आप उस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड हैं। अब तीसरे स्टेप पर यू नीड टू मास्टर योर इमोशंस। देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के दौरान। आपको ब्रेकआउट नहीं करना है कभी भी, आपको पैशनेटली डील नहीं करना है, बहुत हाईली प्रोफेशनल रहना है। यू नीड नॉट टू बी पैशनेट, मतलब इमोशनल फूल नहीं बनना है। बी पॉजिटिव, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत ही मीटर्ड मेजर्ड टोन में आपको हर बात का प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट से आंसर देना है, सॉलिड बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है और इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। कभी भी पिछले संस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं बोलना है। लॉजिस्टिक प्लानिंग, चौथा आ गया आपका लॉजिस्टिक प्लानिंग। अब देखिए, कंपनी आपके यहाँ से कितनी दूर है, ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ से कितनी दूर है, तो उसके बारे में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, लंच की क्या फैसिलिटी है, पार्किंग क्या है, इंटरनेट एक्सेस, लाइब्रेरी, चाइल्ड केयर, इन सब बातों में भी जानकारी रख कर लेना बहुत ज़रूरी है। दिस वुड हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी क्वेश्चन पूछकर अपना और इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये तो बिफोर द इंटरव्यू आपको करना है। अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्या क्या ध्यान देना है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट है वो ये है कम्युनिकेशन। देखिए, एक लाइन है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है और हर बात का बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो कम्युनिकेशन तो लाइफ ब्लड है। अगर आपने बहुत अच्छा, आपका रिज्यूमे नहीं है
यानी कि एकेडमिक लिए आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल नहीं है, कम्युनिकेटिव स्किल्स आपकी बहुत डिसेंट हैं, तो कोई भी आपका रिज्यूमे देखने नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर भी आप कम्युनिकेटिव स्किल्स पर काम करिए। तो ये इस पार्ट में यू नीड टू ब्रश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉलिश अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रश्ड अप हैं, पॉलिश्ड हैं, तो यू नीड नॉट टू बी वरीड एट ऑल, है ना। इट विल हेल्प यू टू विन द इंटरव्यू विन करने में ये आपकी हेल्प करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, और अपने वर्ड्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक चयन करना है, पोलाइट होना है ना। यू नीड टू कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आपको कुछ भी बीट अबाउट द बुश नहीं करना, एक्सएग्रीगेट नहीं करना, डायरेक्टली बोलना है, मीटर्ड मेजर्ड टोन में बोलना है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बोलना है, क्रिस्प रहना है ना, डायरेक्टली। और नॉन वर्बल क्यूज़ भी आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, जैसे कहाँ पर स्माइल करना है, कहाँ पर आई कांटेक्ट किस तरह से बनाना है, ये सब भी आपको आना चाहिए। अब आता है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अब इसके बाद आता है जब आपने एक बार ये सारी चीज़ों पर कमांड कर लिया, कम्युनिकेशन पर कमांड कर लिया, बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल और वर्बल क्यूज़ पर अच्छे से कमांड कर लिया, तो उसके बाद आता है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं मीटर्ड और मेजर्ड वे में। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ही संक्षिप्त नपे तुले वर्ड्स में जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है केवल उसी रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। आफ्टर ग्रीटिंग द पैनल को ग्रीट करते हुए, लीव द केबिन थैंकिंग द बोर्ड पैनल टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन इंटरव्यू। छोड़ें तो सबको थैंक यू बोलें। अब आता है तीसरा, प्रेजेंटिंग योर क्वालिफिकेशन। अपनी क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करना है, अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को प्रेजेंट करना है और अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करना है। सिस्टमेटिक वे में, हैपहैज़र्ड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रेजेंट करना है। डू नॉट एवर हाइड एनीथिंग। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, कोई भी चीज़ हमें हाइड नहीं करनी, कोई भी चीज़ हमें मैनिपुलेट नहीं करनी, यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करनी है, कोई भी चीज़ हमें एक्सएग्रीगेट बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलनी, किसी भी चीज़ के बारे में हमें लाई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कभी भी हमें बोस्टिंग नहीं करनी, डींगे नहीं हाँकनी है जो आप नहीं जानते हैं उसके बारे में। अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक अटेंटिव और कीन लिसनर हैं तो आप बहुत अच्छे तरह से इंटरव्यू का दिल जीत सकते हैं। काम रहना है, पेशेंट रहना है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है, ओपन माइंडेड रहना है, क्यूरियोसिटी दिखानी है, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस। अब अगला सेगमेंट आता है कि आस्किंग क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, ओवर जील या ओवर स्मार्ट या ओवर प्राउडी हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो आंसर दे दिया तो और पूछिए सर, और पूछिए सर। ऐसा कभी नहीं करना है। डू नॉट बी ओवर स्मार्ट टू आस्क अननेसेसरी एंड अनवांटेड क्वेश्चंस, क्योंकि कभी भी हाँ, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि सैलरी, पर्क्स और दूसरे जो बेनिफिट हैं उनके बारे में कभी फर्स्ट राउंड में हमें नहीं पूछना होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो केवल HR राउंड में, लास्ट राउंड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। अब आता है ये तो हमारा सेकंड सेगमेंट है। अब आफ्टर द इंटरव्यू भी आपको क्या स्किल्स, आपका इंटरव्यू अभी ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी आपको आफ्टर द इंटरव्यू कुछ स्किल्स दिखानी है। वो क्या है? फॉलोइंग अप। आप अपने इंटरव्यूअर से फॉलो अप लेते रहें क्योंकि ये साइन ऑफ कर्सी है, लेकिन इम्पेशेंस नहीं दिखाना है, बार बार उन्हें कॉल नहीं करना है, बार बार मेल नहीं करना है। आप वंस इन ए वाइल, आप जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए उसके आप एक वीक के अंदर, आप मतलब 5-6 दिन में आप फॉलो अप ले सकते हैं, है ना। बहुत ही पोलाइटली लेना है और इम्पेशेंस नहीं दिखाना है। लॉजिकली एट सर्टेन इंटरवल्स यू कैन आस्क देम अबाउट द रिज़ल्ट। 7 दिन में, 15 दिन में आप रिज़ल्ट के बारे में एक बार पूछ सकते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए अगर आप इस पार्ट पर फोकस कर लेंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। 1-2 आप इंटरव्यू देते रहेंगे और आप अपने आप को पॉलिश अप करते रहेंगे। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर इंटरव्यू जैसा भी गया, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, क्या अच्छा गया और किस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया, और कहाँ पर व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत है, अपने एरियाज़ को एनरिच करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप लैक कर गए, जहाँ पर आपकी कमी रह गई, जहाँ पर आप मिसिंग हो गए। रिफाइन योरसेल्फ फॉर द फोर्थकमिंग इंटरव्यूज़। इस तरह से आप अपने आप को अगले इंटरव्यूज़ के लिए रिफाइन करिएगा। डिस्कशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेटिव सिचुएशन
जो अपने पार्टिसिपेंट को अलाउ करती है अपने व्यूज़ और ओपिनियंस को एक पर्टिकुलर टॉपिक पर शेयर करने के लिए। जनरली ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक होता है। बर्निंग टॉपिक बोलें तो जो आजकल ज़्यादा छाया हुआ है, आजकल ज़्यादा जिसके बारे में बातें चल रही हैं। विद अदर पार्टिसिपेंट, इसमें अदर पार्टिसिपेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीचिंग टू सम गोल और फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, किसी गोल पर पहुंचने के लिए जब हम एक बर्निंग टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ, तो ये एक ऐसी कम्युनिकेटिव सिचुएशन है। ग्रुप डिस्कशन इज़ ए पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ग्रुप डिस्कशन एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का प्रोसेस है जिसमें आप दूसरों की थिंकिंग से को जानकर समझकर फिर अपनी थिंकिंग को रखते हैं। इट इज़ रिफ्लेक्टिव। अब ये रिफ्लेक्टिव कैसे है? क्योंकि हमारी थिंकिंग डिपेंड करती है किस पर? व्हाट अदर्स थिंक एंड व्हाट अदर्स एक्सप्रेस, कि हमारी थिंकिंग इस पर डिपेंड करती है कि क्या दूसरे लोग कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं और कैसे अभिव्यक्त करते हैं। पर्पस, नीड, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रुप डिस्कशन का पर्पस क्या है? नए आइडियाज़ को जनरेट करना फॉर सॉल्विंग ए रादर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल समाज को नहीं मिल पा रहा है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम पर नए आइडियाज़ को जनरेट करना, मिल बैठकर उस पर विचार विमर्श करना। अब अगर आप बात करें टू ट्रेन द कैंडिडेट इनटू वेरियस इंटरपर्सनल स्किल्स, देखिए ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी विधा है, एक ऐसी आर्ट है जिससे बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे टीम बिल्डिंग, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जैसे पेशेंस, जैसे लिसनिंग, है ना, आप कितना पेशेंटली लोगों को सुनते हैं, तो ये सब हमारी डेवलप होती हैं। इट इम्प्रूव्स द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता ही है, एनहांस करता ही है। क्रिटिकल और एनालिटिकल पावर को भी डेवलप करता है, लॉजिकल रेशनल पावर को भी डेवलप करता है, हमारी सोचने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता को डेवलप करता है, हमारी थिंकिंग को, हमारे पर्सपेक्टिव को, विचार को, दृष्टिकोण को डेवलप करता है, उनको थोड़ा दृष्टिकोण को डेवलप करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बेस्ट मीडियम टू डेवलप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का भी बेस्ट मीडियम है। इट इज़ बेस्ट अल्टरनेट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर जॉब के लिए जब भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा GDs कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि GDs में एक तो बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स को जज करने का मौका मिल जाता है, और इससे क्या पता इससे ना हम बेस्ट कैंडिडेट को जॉब के लिए चुन सकते हैं। टू टेक आउट द मिडवे मैनी स्किल्स, ये नहीं है, मैनी स्किल्स कैन बी एग्जामिन्ड ऑल टुगेदर, बहुत सारी स्किल्स एक साथ ही एग्जामिन हो जाती हैं कैंडिडेट की। टू टेक आउट ए मिडवे, कभी कभी ग्रुप डिस्कशन इसलिए भी करा जाता है नेगोशिएशन के पर्पज़ से। कोई समस्या जैसे हॉस्टल में अराइज हो गई है, स्टूडेंट डिस्प्यूट अनरेस्ट हो गया है, स्टूडेंट डिस्प्यूट हो गया है, तो नेगोशिएशन कराया जाता है दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़ के बीच में बैठकर, और एक मिडवे बीच का रास्ता निकाला जाता है इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज़ और ऑल द पार्टीज़ फील दैट दे आर इक्वली जज्ड, दे फील दैट दे आर इक्वली ट्रीटेड। तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट, किसी भी संघर्षपूर्ण स्टेट का मिडवे निकालने के लिए भी ये ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। अब कुछ डूज़ हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करते समय। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन ए कैंडिडेट शुड फॉलो सर्टेन डूज़। एक तो पोलाइटली बोलना है, प्लीजेंटली बोलना है, मैनर, डेकोरम, एटिकेट से बोलना है। इंटरपोज का मतलब है इंटरवीन करना, यानी तभी आपको रोकना है जब आपको एक अर्जेंट नीड लगे, है ना। और इंटरवीन करने का भी एक तरीका होता है, आपको एग्रेसिवली इंटरवीन नहीं करना है बल्कि बड़े ही पोलाइटली इंटरवीन करना है, हैंड रेज करके करना है, और जब वो व्यक्ति अपना पॉइंट ख़त्म कर ले तब आपको इंटरवीन करना है। डू ए मेंटल रिविजन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू से, मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक, जब बोलने से पहले कई बार सोचना है, उसका मेंटल रिविजन करना है, बहुत सारा उस टॉपिक पर पढ़ना है, बहुत सारी रिसर्च करनी है। डू इनिशिएट, अगर आप इनिशिएट करने वाले हैं तो इनिशिएट केवल तभी करिए जब आपको सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज हो और डीप इंसाइट हो, आपको सब्जेक्ट के बारे में गहरी परख हो। अगर नहीं है तो आप पहले दूसरे को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलना शुरू करिए। आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट एग्जाम्पल, फैक्ट, फिगर्स ले सकते हैं, स्टोरी ले सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एनेक्डोट ले सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है छोटी छोटी कहानियाँ ले सकते हैं।
लेकिन ये जो भी आप लेने जा रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए मेन थीम से, मेन टॉपिक से, जो डिस्कशन में है उस टॉपिक से। अगर आप किसी पॉइंट पर डिसएग्री हो रहे हैं तो उसका भी एक तरीका है, पोलाइटली डिसएग्री होना है, पोलाइटली और पेशेंटली आपको डिसएग्री होना है, प्रॉपर मैनर में डिसएग्री होना है, प्रॉपर डेकोरम में अपनी बात रखनी है। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में इतने बड़े बड़े नेता हैं लेकिन वो देश के सामने कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं रख पाते, वो तो एक बार कई बार कुर्सियाँ भी टूटने लगती हैं वहाँ। तो आपको इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करनी है, बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही इंटेलेक्चुअली अपने पॉइंट को रखना है, बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से अपने पॉइंट को रखना है। अब कुछ डोंट्स भी ज़रूरी हैं बात करने, तो जब आप ग्रुप डिस्कशन पर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। डू नॉट मेक इट ए वन मैन शो, इसे वन मैन शो नहीं बनाना। 7 से 8 पार्टिसिपेंट होते हैं, कई बार 10 से 15 भी होते हैं, तो आपको सबको बोलने देना है, मोनोपोलाइजेशन नहीं करना, एकाधिकार नहीं करना, बल्कि आपको दूसरों को चांस देना है बोलने का। गिव अदर्स चांस टू स्पीक। डू नॉट लॉस योर टेम्पर लॉस नहीं करना। ये जीडी है, ना कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव सेशन नहीं है। लाउड नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना। डू नॉट ड्रॉप टू मच पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं डालिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, फला मैं जा रहा था तो ये हुआ वो हुआ, ये सब नहीं डालना। बहुत एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं लेकिन हाईली प्रोफेशनल वे में। इंटरप्ट नहीं करना, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ओवर स्पीक नहीं करना है, ओवर स्पीक बिल्कुल भी नहीं करना है, नेगेटिव काउंट होता है। डू नॉट अवॉइड आई कंटेक्ट विद अदर मेंबर्स से आई कंटेक्ट करना है, उनकी बातों से सहमति दिखानी है नॉडिंग करके। डू नॉट मैंशन इनकरेक्ट स्टेटिस्टिक्स, कभी भी इनकरेक्ट डेटा, इनकरेक्ट स्टेटिस्टिक्स मैंशन नहीं करना है, वरना आपकी बात कितनी भी वजनी होगी, इनकरेक्ट डेटा से आपकी सारी बात का वैल्यू डाउन हो जाएगा। लो कॉन्फिडेंस डिस्प्ले नहीं करना है, शेकी वॉइस से, कांपती हुई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कांपते हुए हाथ नहीं होने चाहिए, यानी प्रॉपर पॉलिश अप करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज को। डू नॉट डोमिनेट द ग्रुप डिस्कशन मेकिंग इट वन मैन शो, ये हो ही गया आगे, है ना, ये पहले ही हो गया है। अब देखिए ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका वो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग क्या होती है? प्रोफाइलिंग को अगर हम बात करें तो प्रोफाइलिंग एक एक्ट है या एक प्रोसेस है जिसमें हमें एक्स्ट्रापोलेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करना होता है, निकाल कर लाना होता है एक पर्सन के बारे में, बेस्ड ऑन नोन ट्रेट्स एंड टेंडेंसीज़, जो जानी हुई ट्रेट्स हैं, योग्यताएं हैं, जानी हुई टेंडेंसीज़ हैं, उसके बारे में उस पर आधारित अपनी चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ डिमांड में है, नोन ट्रेट्स का मतलब, नोन टेंडेंसीज़ का मतलब है जो चीज़ डिमांड में है, उसके बेस पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रापोलेट करना होता है, यानी समराइज़ करना होता है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग क्या है? एक्ट ऑफ कलेक्टिंग क्रिटिकल डेटा अबाउट कैंडिडेट फॉर ए जॉब के लिए एक कैंडिडेट का क्रिटिकल डेटा कलेक्ट करना, कैसे वो चैलेंज को हैंडल करेगा, कैसे वो टीम में काम करेगा, कैसे वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करेगा। तो ये इन डेप्थ इवैल्यूएशन जो है वो कैंडिडेट के असेसमेंट को इम्प्रूव करने के काम आता है। अब होता क्या क्या है प्रोफाइल में? एकेडमिक एक्सपोजर होता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन होते हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल होती हैं। सॉफ्ट स्किल में पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट आता है, हार्ड स्किल में आपके सब्जेक्ट से संबंधित टेक्निकल स्किल्स आती हैं। अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, अवार्ड, ऑनर, ये सब आते हैं। प्रोफेशनल कैरियर गोल्स आते हैं, आप जो आप अचीव करना चाहते हो। कीवर्ड्स भी आते हैं। नीड ऑफ इफेक्टिव प्रोफाइलिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइलिंग में क्या रोल है कम्युनिकेशन का, क्या रोल है नेटवर्क, और कैसे हम रिलेशन करके अपनी प्रोफाइलिंग को अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए आज के डायनामिक और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कम्युनिकेशन, नेटवर्क, रिलेशनशिप बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन मास्टरी, सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन मास्टरी का क्या मतलब है। तो देखिए क्या रोल है, मतलब रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ना। फोकस शुड बी ऑन मेंशन क्लैरिटी, जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें, जो भी कम्युनिकेशन है उसमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी कहाँ पर? थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए, परसेप्शन यानी विचारों की क्लैरिटी होनी चाहिए, दृष्टिकोण की क्लैरिटी होनी चाहिए। ओवरकम लैंग्वेज बैरियर्स, जो भी लैंग्वेज में लगने वाले बैरियर हैं उनसे निपटना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, हम हर जगह हम बताते हैं कि आपको क्रिस्प होना है, आपको प्रिसाइज होना है, लैंग्वेज और स्टाइल का यूज़ करना है। ऑटोमेटिकली अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी प्रोफाइल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको डायरेक्ट, कम टू द पॉइंट, you need to direct and straightforward, and you need to come directly
to the point, you need to be up to the mark, you need to express in metered and measured tone. नपे तुले शब्द में आपको चीज़ें अपनी बतानी है. इट शुड बी परसुएसिव होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, ताकि ये इतने सारे 1000 प्रोफाइल्स के बीच में अपना एक यूनिक प्लेस बना सके. एमिट का मतलब है बीच में. इट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और जर्गॉन्स का ओवरयूज़ नहीं करना है, इससे आर्टिफिशियल हो जाता है. अब आता है नेटवर्किंग. आप देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट तो बहुत सारे पड़े होते हैं, बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनको थोड़ा सा हम ध्यान ही नहीं देते उनको, है ना. हमें अपने की कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, होम यू कैन एक्सेस इजीली एंड एफिशिएंटली, जिनको आप आराम से अप्रोच कर सकें, एफिशिएंटली योग्यतापूर्वक अप्रोच कर सकें. एक्सेस नहीं समझ में आए तो अप्रोच लिख दीजिएगा. एक्सपैंड हॉरिजन्स टू बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप्स, नए रिलेशनशिप नए कॉन्टेक्ट बनाने के लिए अपने हॉरिजन्स को, अपने क्षितिज को, अपने आकाश को विस्तृत करना होगा. नए कॉन्टेक्ट बनाने होंगे, नए रिलेशनशिप बनाने होंगे. सर्च ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल. आजकल तो ऑनलाइन और चैनल भी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जैसे naukri.com, लिंक्डइन वगैरह पर आप अपनी प्रोफाइल अभी से बना कर रखिए. ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताती हूँ. अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार होती हैं, मीटअप होते हैं. वहाँ पर आप नए लोगों से वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ जाने से आपको नए लोगों से मिलने का, नए कॉन्टेक्ट बनाने का अवसर प्राप्त होगा. बिल्डिंग रिलेशनशिप. कैसे आप रिलेशनशिप बनाएंगे, ये थर्ड पॉइंट है. यहाँ पर तो आपने नेटवर्किंग बना ली. नेटवर्किंग के लिए आपने बेसिकली देखिए क्या करा, नए रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान दिया, नए कॉन्टैक्ट बनाने पर ध्यान दिया. वो कैसे बनेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल का यूज़ करके बनेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बनेंगे, इंडस्ट्री इवेंट में पार्टिसिपेट करके, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके बनेंगे. बिल्डिंग सीनियर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, है ना. अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर से ही फोर्थ ईयर के सीनियर को अपना जो है आइडल बनाना, अपने कांटेक्ट में रखना शुरू कर दिया, तो 3 साल में तो आपके पास ढेरों सीनियर हो जाएंगे, है ना. और आप बाद में जब आप सीनियर बन जाओ तो आप भी अपने जूनियर की हेल्प करना. तो ये प्रैक्टिकली भी करना है आपको, है ना. बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है. ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना, इमेज की डिग्निटी की सुरक्षा, दूसरों की इमेज को वैल्यू देना, दूसरों की डिग्निटी को वैल्यू देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, वफादारी बहुत ज़रूरी है, जनरस होना होगा, उदार होना होगा, कोऑपरेटिव होना होगा, अपने समय को देना होगा. सबसे बड़ा टाइम दीजिए, रिलेशनशिप को वैल्यू दीजिए. जो पहले से रिलेशनशिप है उनको वैल्यू दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको कनेक्टिविटी में रखिए. ऐसा नहीं कि 3 साल बाद अचानक आपको याद आई और आपने मैसेज कर दिया, है ना. रेसिप्रोकेट इन टाइम पर लोगों को जवाब दीजिए, ट्रस्ट बिल्ड करिए, है ना. और कीप योर वर्ड्स एंड कीप योर प्रोमिसेस, वर्ड्स एंड कमिटमेंट. जो आपने कमिटमेंट कर दी वो आप ध्यान दीजिए उस पर. इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लीजिए, इमोशनल फुलिशनेस नहीं दिखानी है, और प्रोफेशनल मैच्योरिटी आपको दिखानी है. तो इस तरह से आप जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड ऑन करके एक इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्रिएट करना है. आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 2 मार्क्स के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक लेटर होता है जो कैंडिडेट इंटेंट का मतलब उसकी विश को, उसकी इच्छा को बताता है. टू स्टडी इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उसकी आगे पढ़ाई जारी करने की, आगे एडमिशन लेने की इच्छा को एक्सप्लेन करता है. सिंपलर वर्ड्स में बात करें तो एसओपी आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एज एन एप्लीकेंट फॉर एडमिशन के लिए एक एप्लीकेंट के रूप में आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है. एसओपी में क्या क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में ये बोलता है, इंटेंट यानी विश के बारे में कि क्यों आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, गोल के बारे में बताता है, कैरियर पाथ के बारे में बताता है, इंटरेस्ट के बारे में बताता है, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन आपके प्रीवियस स्टडी में क्या रहे, स्टूडेंटशिप में क्या रहे, ये बताता है. एक बार जब आप सबमिट कर दें तो जब आप सबमिट कर देते हैं तो जो आपका एसओपी है वो एडमिशन पैनल उसका रिव्यू करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर द कैंडिडेट इज़ सुटेबल टू ग्रांट एडमिशन और नॉट, कि कैंडिडेट को एडमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए. स्टाइल ऑफ एसओपी जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है. रिज्यूमे वगैरह तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है. कितने पेजेस का होना चाहिए, जनरली 800 से 1000 वर्ड्स का, 1 से 2 पेज का होना चाहिए. 12 पॉइंट के फॉन्ट का इस्तेमाल करना है, डबल स्पेस्ड होना चाहिए नॉर्मल मार्जिन्स में.
एसओपी की नीड क्या है? ये आपकी पर्टिकुलर स्किल्स को, टैलेंट को, एबिलिटीज़ को, एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। दूसरा जो है वो क्या है इसका? इट ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एडमिशन पैनल। एडमिशन पैनल का अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करता है और आप अपने एडमिशन को इजीली क्लेम कर सकते हैं अदर एस्पायरेंट्स को बीट करते हुए, दूसरे प्रतिभागियों को, दूसरे एडमिशन के जो प्रतियोगी हैं आपके अगेंस्ट में, उनको बीट करते हुए। एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ एसओपी, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं बच्चों। तो एलिमेंट क्या होने चाहिए? अपने एसओपी को अट्रैक्टिव और विनिंग बनाने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पर फोकस करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। पर्सनल बैकग्राउंड, एस्पायरेशंस यानी एम्बिशंस, करेक्ट कैरियर गोल, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोड्यूस द एकेडमिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम टेक करना चाहते हैं, किस लाइन में करना चाहते हैं, तो वो। राइट हाउ एंड वाई इट फैक्सीनेट्स यू, ये भी लिखना ज़रूरी है कि क्यों ये पर्टिकुलर फील्ड आपको फैक्सीनेट करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। दूसरा है इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, आप इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी में क्यों इंटरेस्टेड हैं, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी। फिर रीज़न और पर्पस बनाने होते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए, यानी वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। वाई दिस कोर्स, ये कोर्स ही आपने क्यों चयन करा, ये थर्ड पार्ट होता है। इसमें आपको स्पेसिफाई करना होता है कि वाई यू वांट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्यों आप इस पर्टिकुलर कोर्स को चयन करना चाहते हैं। कोर्स के करिकुलम को जाता है, स्किल एक्सप्लेन करी जाती हैं जो आप एनहांस करना चाहेंगे इस कोर्स में पढ़ने के दौरान। फोर्थ में आता है क्यों ये यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी क्यों। स्पेसिफिक फीचर ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, कैसे इसका एक्सपोजर आपको अपने गोल को पूरा करने में मदद करेगा, ये आपको बताना होता है। फिफ्थ पार्ट में आपका जो है पर्सनल क्वालिटीज़, आपको पर्सनल अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स बताने होते हैं, हॉबीज़ बतानी होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज़ में आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर कोई पार्टिसिपेशन है वो, और आपका क्या है कल्चरल में अगर कुछ पार्टिसिपेशन है तो वो, या फिर सोशल एक्टिविटीज़ में आपका क्या पार्टिसिपेशन है, जैसे आपने कैंप ब्लड डोनेशन करा है अगर, या आपने ऑर्फनेज में आप गए हैं, आपने ऐसी कुछ लिटरेसी प्रोग्राम चलाए हैं, है ना, स्ट्रेंथ आती हैं आपकी। अगला आता है हमारा अबाउट द एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप में क्या इंटर्नशिप की है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, और आता है कंक्लूजन, लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स, लॉन्ग टर्म एस्पायरेशंस, फाइनल इंप्रेशन, और फिर अंडरटेकिंग देनी होती है कि अगर मुझे इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो मैं इसी यूनिवर्सिटी के लॉज, रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन से अबाइड रहूँगा, बंधा रहूँगा। टिप्स हैं एक अच्छा एसओपी लिखने की। देखिए वैसे तो ये सब लिख देंगे, अलग से आता है तभी तैयार करना, वरना इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है तो। एक फॉर्मल टोन तो होनी चाहिए, लेकिन एक कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये बताया था कि ये पैराग्राफ में लिखा जाता है ना, तो एक कन्वर्सेशनल टोन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। डू नॉट एक्सीड द गिवन वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट है उससे एक्सीड नहीं करना है, बढ़ना नहीं है, जैसे 800 से 1000 वर्ड्स होने हैं तो इससे ज़्यादा का आप ना बनाएं। क्रिस्प रहना है, टू द पॉइंट रहना है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, टू मच जर्गॉन्स नहीं करने हैं, यानी टू मच टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करना है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड यू नीड टू मेक इट प्लेन सिंपल लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए, यानी लैंग्वेज जो हो आपकी प्लेन हो, सिंपल हो, इफेक्टिव हो। एसओपी को एंगेजिंग बनाना है, कनेक्टेड बनाना है, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हैप हैज़र्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ बना रहे हैं तो एक पैराग्राफ में एक तरह की इन्फॉर्मेशन, अगले पैराग्राफ में अगले तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है। ड्राफ्ट करने से पहले प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। फाइनल सबमिशन से पहले रफ ड्राफ्ट बना लीजिए बिफोर हैंड, पहले से ही, और इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिसर्च करने का कि कुछ चीज़ अगर छूट गई है तो आप उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। बिवेयर ऑफ लाइंग एंड कॉपिंग, झूठ बोलने से, लाइंग का मतलब झूठ बोलने से, कॉपी करने से, मैनिपुलेटिंग करने से आपको बचना है। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देनी है, सटीक जानकारी देनी है। अब देखिए ये हमारा एसओपी का फॉर्मेट है इस तरह से। अब आता है व्हाट इज़ सेमिनार। सेमिनार जो है वो एकेडमिक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा एकेडमिक इंस्ट्रूमेंट जो कॉमर्शियल या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑफर करती है। इसका पर्पस क्या होता है? ब्रिंगिंग टुगेदर स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप को एक छत के नीचे लाना और मीटिंग रिकर कराना, मीटिंग करवाना, फोकसिंग ईच टाइम ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए छोटे छोटे ग्रुप्स को एक छत के नीचे लाकर व्यूज़ को सामने रखना रिसर्चफुल वे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चफुल वे क्या है
सेमिनार के एक जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफर करना जहाँ पर कुछ रिसर्च, कुछ इनोवेशन के आइडियाज़ जनरेट करना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए नया एक रोड मैप बनाना, यानी नई स्ट्रेटजीज़ तैयार करना और नई पॉसिबिलिटीज़ तलाश करना नए एवेन्यू खोलने के लिए किसी भी फोर्ट आने। एक से माइंड के इंडिविजुअल को एक छत के नीचे लाना अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब बुलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनसे ताकि हम सीख सकें, उनसे डिस्कस कर सकें, नेटवर्क डेवलपिंग कर सकें और अपने आइडियाज़ को शेयर और ट्रांसफ़र कर सकें किसी इन्वेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए और कुछ नई रिसर्च को आगे कैरी ऑन करने के लिए। तो बहरहाल रिसर्चफुल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए जब हम लाइक माइंडेड लोगों को एक छत के नीचे गैदर करते हैं ताकि हम उनसे लर्न कर सकें, डिस्कस कर सकें और नेटवर्क डेवलप कर सकें, आइडियाज़ को ट्रांसफ़र कर सकें, तो वो सेमिनार होता है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग ऑफ पर्सन्स। अब सेमिनार जो है, जी आगे चलेंगे। कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग ऑफ पर्सन्स है, पर्सन्स की मीटिंग है जिसमें डिस्कशन होता है, एनालाइज होता है एक टॉपिक पर और सॉल्यूशन निकाला जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी बेनिफिटेड विद द थॉट्स एंड रिच नॉलेज ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक पर रिच नॉलेज गैदर करनी होती है, एमिनेंट स्कॉलर्स से करनी होती है, यानी जो विषय के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे, जिनको डिलाइनेटेड टॉपिक पर एक स्पेशलाइजेशन है, जिनको दिए हुए टॉपिक पर स्पेशलाइजेशन है, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम पर कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन निकालने होते हैं। सेमिनार के लिए हम पेपर लिख रहे हो या कॉन्फ्रेंस के लिए, स्टेप 1 है चूज़ योर टॉपिक। टॉपिक को चूज़ करना है, टॉपिक अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए और समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों लोगों ने जो टॉपिक लिए हैं उनसे थोड़ा अलग रहना चाहिए। विशाल टॉपिक आपको कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक लेना है, दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू एग्जॉस्ट। यू शुड नॉट पिक ए ब्रॉड टॉपिक। आपको एक ब्रॉड टॉपिक नहीं लेना है जिस पर आप अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाएँ। अपने एकेडमिक सुपरवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए और ये भी डिस्कस कर लीजिए, ये भी इंश्योर कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके सुपरवाइज़र ने आपका टॉपिक अप्रूव कर दिया है इससे पहले कि आप लिखना शुरू करें। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? जो भी टॉपिक अभी तक आपने लिया था उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। वो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, चाहे वो आप वेबसाइट सर्फ करके करें, चाहे वो मैगज़ीन पढ़कर करें, जर्नल पढ़ के करें, न्यूज़पेपर पढ़ कर करें, बुक्स पढ़ के करें, और आपको सर्वे भी कराने हो सकते हैं एमिनेंट स्कॉलर्स के साथ, आपको इंटरव्यूज़ कराने हो सकते हैं, डिफरेंट चैनल आप देख सकते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में यू नीड टू रीड ए लॉट एंड कलेक्ट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन, वेदर बी इट फ्रॉम सर्फिंग वेबसाइट, बी इट फ्रॉम रीडिंग जर्नल्स और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, बी इट फ्रॉम वॉचिंग यूट्यूब चैनल्स, वॉचिंग डिस्कशन प्रोग्राम्स और ओवर टीवी, रेडियो, है ना, लिसनिंग टू डिस्कशन प्रोग्राम्स। तो जहाँ से भी आपको जितने भी चैनल मिल सकते हैं, जितने भी ब्लॉग्स, जहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्नल पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर करें। स्टेप 3 में आउटलाइन, अभी जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी उसकी आउटलाइन बनाइए, और आउटलाइन जो है एक रफ वर्क है, एक टेबल ऑफ कंटेंट बना लीजिए कि क्या क्या मतलब टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या हेडिंग में क्या क्या डिटेल जानी है। स्टेप 4 में आप अपने नोट्स को गैदर करिए, उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाइए और एक रफ ड्राफ्ट बनाइए, प्रूफ रीड करिए और फिर स्टेप 5 में अपने पेपर को लिख डालिए। फॉर्मेट ऑफ ए सेमिनार पेपर। सेमिनार पेपर का फॉर्मेट क्या होता है? टाइटल पेज होता है, टाइटल ब्रीफ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ऑथर का नेम, अपना नाम, अपना आईडी नंबर भी होता है, जैसे स्कोपस अपना आईडी नंबर देता है ना। नेम ऑफ़ योर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट में एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट में जो है आपकी पूरी समरी होती है आपके पूरे पेपर की। एब्स्ट्रैक्ट मोर देन 200 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में होना क्या चाहिए? जो प्रॉब्लम आपने स्टडी करी है, प्रॉब्लम का मतलब जो टॉपिक जिस पर आपने स्टडी करा है, जो मैथडोलॉजी आपने यूज़ करी है वो आती है यहाँ पर, जिस मैथडोलॉजी के थ्रू आपने रिसर्च करी है, मेन रिजल्ट आते हैं, मेन कंक्लूजन आते हैं। डू नॉट पुट इन्फॉर्मेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट विच इज़, एब्स्ट्रैक्ट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जो मेन टेक्स्ट में पेपर की ना हो। मेन बॉडी में, मेन बॉडी आपके पेपर का जो है सेक्शन, सब सेक्शन में सेपरेट हेडिंग में होना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन है आपके टॉपिक का। इस सेक्शन में आप टॉपिक का बैकग्राउंड बताएंगे, आउटलाइन देंगे,
यू शुड गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर योर पेपर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच। आपको अपने पेपर के लिए इन्फॉर्मेशन जैसा मैंने बताया ही था, बुक्स से, जर्नल्स से, लेक्चर नोट से लेनी है। यू मस्ट राइट द पेपर योर सेल्फ यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको अपना पेपर खुद लिखना है। आपको कभी भी कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब इसमें ये होता है आपका जो है प्लैगरिज्म आ जाता है ना। तो प्लैगरिज्म नहीं आना चाहिए, यानी दूसरे से कॉपी नहीं करना है। आप वही इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें जो आप खुद दे रहे हैं। सिंबल्स, एब्रीविएशन देने हैं, संकेताक्षर जैसे HOD है ना, संकेताक्षर देने हैं, यूनिट देने हैं। ग्लॉसरी का मतलब है टफ वर्ड्स और उनके मीनिंग, टफ एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग है ना, उनके मीनिंग, ये ग्लॉसरी का होता है। अब आता है व्हाट इज़ टेक्निकल लेक्चर। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड प्रायोरिटी पर तैयार करना है। लेक्चर वर्ड जो है लैटिन वर्ड के लेक्चरा से आया है, जिसका मतलब है रीडिंग। टेक्निकल लेक्चर, यहाँ पर लेक्चर भी है। टेक्निकल लेक्चर स्टैंड्स फॉर समथिंग साइंटिफिक। टेक्निकल लेक्चर का मतलब है कुछ चीज़ ऐसी हो जो साइंटिफिक हो, रिसर्चफुल हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो। एक स्पेसिफिक ऑडियंस को हमें टीच करना होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस को लेकर हमें टीच करना होता है, स्पेसिफिक कंटेंट को, स्पेसिफिक टॉपिक को हमें उन तक पहुंचाना होता है। तो जब एक स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक टारगेट लेकर स्पेसिफिक टॉपिक को कन्वे करा जाता है, डिलीवर करा जाता है, तो इसी को हम टेक्निकल लेक्चर कहते हैं। और टेक्निकल लेक्चर में कुछ चीज़ साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट से, रिसर्चफुल आयामों से, लॉजिकल और रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवर की जाती है। There is limited interaction and exchange of ideas between teacher and students in technical expert lecture. Expert lecture में एक ये मतलब इंटरैक्टिव नहीं होता है, ये वन वे होता है, ऑलमोस्ट वन वे होता है, वन साइडेड अफेयर होता है ये। इसमें मतलब वो की लेक्चर जो दे रहा होता है वही बोलता है, इसमें टू वे नहीं होता है ये। एग्जाम्पल जैसे कई बार आपके कॉलेज में DIG SDM आते हैं, साइबर सिक्योरिटी पर लेक्चर देते हैं, पॉलिटिशियन की स्पीच होती है, या जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उसमें जब आपके लीडर मोदी जी ने आपको स्पीच दी थी, मन की बात भी इसी में आ जाएगी है ना। इसरो के साइंटिस्ट का लेक्चर किसी अपकमिंग टेक्नोलॉजी पर। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। अब टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। जब एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इंटरैक्टिव मोड में होता है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव मोड में होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो टेक्निकल लेक्चर देने स्पीकर आता है वो आपसे भी क्वेश्चन पूछता है और आपसे भी उसके आंसर मांगता है, तो वो पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में आ जाता है। इट इज़ पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर जहाँ पर इंटरैक्टिव मोड में होता है। नॉन पार्टिसिपेटरी एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर जैसे मन की बात वगैरह, इसमें स्पीकर इज़ कंसीडर्ड एज एन अथॉरिटी। ये इसको आप बॉक्स में करिएगा। स्पीकर को एक अथॉरिटी माना जाता है और वो मोनोपोलाइजेशन कर लेता है, एकाधिकार कर लेता है लेक्चर पर, वो खुद ही बोलता है। वन वे होता है टोटली ये, मेकिंग इट ए वन मैन शो। इसको वन मैन शो बनाकर बोलता है, जैसे मन की बात, उसमें आप नहीं बोल सकते ना। इट्स इन सच ए डिलीवरी नो स्टूडेंट इज़ गिवन रूम टू एड्रेस वंस क्वेरीज। ऐसे नॉन पार्टिसिपेटरी में स्टूडेंट को या ऑडियंस को अपनी क्वेरीज डील करने का कोई रूम नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है। एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, इट हेल्प्स टू एनहांस नॉलेज। नॉलेज बहुत एनहांस होती है। जिस मैटर पर ज़्यादातर डिस्कशन नहीं हो पाता उस टॉपिक पर कुछ अच्छी जानकारी दी जाती है। इट हेल्प्स टू ब्रॉडन द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को ब्रॉड करता है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन जैसी स्किल्स को बढ़ावा देता है। द स्टूडेंट गेट टू नो हाउ इंडस्ट्री फंक्शंस। स्टूडेंट कई बार जान पाते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे फंक्शनिंग होती है, तो उन्हें रियल इंडस्ट्री का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो एक एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में बिना इंडस्ट्री जाए मिल जाता है। एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ रेगुलर क्लासेस। इसमें देखिए जब भी कभी आपको सेमिनार रूम में ले जाया जाता है तो आपकी जो रेगुलर क्लास की मोनोटोनी है, एक रास्ता है, नीरसता है ना, बोर्डम है, वो उससे आप थोड़ा निजात पाते हैं और एकदम बैठते हैं। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस आते हैं या नहीं, लिखिएगा ज़रूर। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द थाट्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस के थाट्स को स्टिमुलेट, जागृत करने में ये योगदान देता है। आपको ये पता लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, फिर आप उसके बाद उस टॉपिक पर बहुत कम से कम एक वीक तक आप नई नई जानकारियाँ कलेक्ट करते हैं। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑन टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड इशूज़। टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ पर नॉलेज गैदर करता है एक बहुत ही ईजी और कॉम्प्रिहेंसिबल वे में, अंडरस्टैंडेबल वे में, एक ऐसे तरीके में जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर कैसे लिखना है, अगर आप खुद की स्पीकर हैं तो आपको कैसे खाका तैयार करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कैसे लिखना है। तो क्लैरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी होनी चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपके विचार क्लियर होने चाहिए, एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई डबल मीनिंग, हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, और पर्पस शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल इज़। पर्पस इतना क्लियर हो, मेन थीम इतना क्लियर हो जितना कि क्रिस्टल होना चाहिए। मीनिंग एक बार सुनने में ही चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोई देयर मस्ट नॉट बी एनी रूम, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस दैट मे अराइज एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूज़न और डलीमा और डाउट। दूसरा होता है प्रिसीजन। सब्जेक्ट मैटर जो है एक बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, एक संक्षिप्त तरीके में आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो ब्रीफ होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, मीटर्ड और मेजर्ड वे में ड्राफ्ट किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ऑडियंस हैं उनका ध्यान मेन टॉपिक से भंग हो जाएगा, आपका खुद का भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, अपने लैंग्वेज को सिंपल, प्लेन, इफेक्टिव रखिए, क्योंकि उसमें हर तरह के एवरेज काइंड ऑफ लिसनर भी आएंगे। तो इसे अनकॉमन वर्ड्स ना डालें, टर्म्स और जार्गॉन्स, क्लिचेस नहीं होने चाहिए, बल्कि सिंपल, प्लेन, इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए। नेसेसिटी क्या है? स्टेट ओनली दोज पॉइंट दैट आर इम्पेरेटिव फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डालने हैं, रेडुंडेंट नहीं होना है। रिपीटिशन, रेडुंडेंट का मतलब है रिपीटिशन नहीं होना है, बार बार दोहराना नहीं है, वरना आपका टाइम भी किल होगा और आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? सिंस इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टू ए स्पेसिफिक मास ऑफ पब्लिक फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि ये डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस को लेकर, स्पेसिफिक काइंड की पब्लिक को डील करने के लिए, पब्लिक को डिलीवर करने के लिए। तो स्पीकर को पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेना है। बिफोर हैंड का मतलब अपने आप को, स्पीकर को पहले से ही तैयार कर लेना है। कुछ पॉइंट हैं, आपको एक तो बहुत ज़्यादा टॉपिक पर पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। प्रिपेयर मोर मटेरियल दैन इज़ रिक्वायर्ड। आपको उतना, जैसे 1 घंटे का लेक्चर है तो 1.5 घंटे का मैटर लेकर चलो। बाई चांस कोई चीज़ दिमाग से निकल जाती है तो दूसरी चीज़ें फिर आपको मिल जाएंगी वहाँ ऐड ऑन करने के लिए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी रेडी इन एडवांस अबाउट द प्रोबेबल क्वेरीज। जो प्रोबेबल क्वेरीज हैं, पॉसिबल क्वेरीज हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस आपसे पूछ सकता है, उनके बारे में अपने आप को मेंटली तैयार कर लें, ताकि उनके आंसर भी आप तैयार करके जाएं। बी रेडी विद द आंसर्स, है ना, दैट ऑफ द क्वेश्चंस दैट द ऑडियंस में आस्क फ्रॉम यू। चार्ट, ग्राफ, टेबल डालें अपने लेक्चर को ईजी, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग, कनेक्टिंग बनाने के लिए। यू कैन यूज़ हेल्दी ह्यूमर, थोड़ा बीच में हेल्दी ह्यूमर भी डाल सकते हैं, इससे आप और आपकी ऑडियंस दोनों ही रिलैक्स फील करेगी। प्रॉपर जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपर आई कंटेक्ट, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आपका ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप, यू नीड टू एनकरेज योर ऑडियंस, है ना, सो दैट दे में आस्क क्रॉस क्वेश्चंस। उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ऑडियंस भी इंटरेस्ट आएगा उसे, और कहीं अगर वो डाइवर्ट होगी तो वो डाइवर्ट नहीं हो पाएगी। क्रॉस क्वेश्चन उनसे पूछते रहिए। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉट एटलीस्ट 10% ऑफ योर शेड्यूल्ड लेक्चर फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए कंक्लूजन, मतलब आपका लेक्चर अगर 1 घंटे का है तो कम से कम 10% टाइम, यानी कि 6 मिनट आपको, 6 से 7 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर सेशन पर देने ही होंगे। इस बीच में आप रिव्यू कर देंगे अपने लेक्चर का और अपने ऑडियंस से क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर रिहर्सल, जाने से पहले प्रॉपर रिहर्सल कर लीजिए अपने लेक्चर को डिलीवर करने से पहले, क्योंकि इससे आपको इजी फील होगा। टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा कि किस बात को आपको कितनी देर में ख़त्म कर लेंगे। इससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आप कन्वीनियंट फील करेंगे, रिलैक्सिंग फील करेंगे, फ्री फील करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक यूनिट है जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह से जांबाजी से अपने युद्ध की, AKTU ने जो युद्ध आपके सिर पर फेंका है, उस युद्ध की तैयारी करते रहिए और विजयी होकर निकलते रहिए। मेरी और गेटवे क्लासेस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी लर्निंग। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर सबको शेयर करिएगा। हमें आपके शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा रेजुविनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें कंजूसी मत करिएगा, है ना। ऑल द बेस्ट।